हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश शाह आपके सामने हाजिर हूं फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साउंड वेव। आज हम लोग साउंड वेव की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है ना। जो आपका साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स या एकॉस्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन वेरी डिटेल। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। सभी लोग एक बार जुड़ जाएं एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साउंड की प्रॉपर्टीज देखी थी कि पिच क्या होता है, उसके बाद फिर इंटेंसिटी क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। हेलो रूपम, सोनजीत, जितेंद्र, स्मृति, सौरभ, ऋतु, माही, शिल्पी, तहसीन, निशार, वीरेंद्र, उमेश, श्रवण, पूनम। चलिए, तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा। जहां पर हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड लिखा था ना, तो उसमें दो तीन पॉइंट आप लोग अपने नोट में ऐड कर लें। सबसे पहले कई बार आपसे पूछा जाता है कि अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस, जो अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस होता है ना, जो अल्ट्रासाउंड का जो जांच जो होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन जिसे एक तरह से हम लोग कहते हैं, तो अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस की खोज इयान डोनाल्ड, नाम याद रखिएगा, इयान डोनाल्ड ने की। और अल्ट्रासाउंड के दो यूजेस और लिख लीजिएगा अल्ट्रासाउंड में ही, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। एक तो याद रखिएगा, मेटल्स में क्रैक का पता लगाने में, मान लीजिए कोई मेटल से बना हुआ कोई भी मशीन है, उसमें कहीं पर अगर क्रैक वगैरह है ना, कहीं पर मान लीजिए कि कहीं पर थोड़ा सा क्रैक वगैरह हो गया मेटल, तो उसका अगर पता लगाना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। इसको लिख लेना, दो तीन और एक लिख लीजिएगा कि डिश वॉशर होता है ना, डिश वॉशर में भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है, डिश वॉशर वगैरह जो होता है उसमें। और तीसरा एक यूज और लिख लीजिएगा, जो आपका क्रिस्टल्स होता है ना, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल की संरचना का पता लगाने में, क्रिस्टल की संरचना का पता लगाने में, जो क्रिस्टल्स होते हैं उसकी संरचना का पता लगाने में अल्ट्रासाउंड जांच लिख लीजिए। डायग्नोसिस को हम लोग जांच बोलते हैं हिंदी में, जांच है ना, जांच बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा, एड ऑन कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को, क्योंकि हो सकता है यहां से आपसे सवाल बन जाए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। ये फर्स्ट स्लाइड है, डेफिनेटली फर्स्ट स्लाइड है। अब हम लोग साउंड की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए सब लोग फटाफट से। Can I move? सेकेंड पॉइंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, ठीक है। टू डिटेक्ट द क्रैक्स इन मेटल्स, टू डिटेक्ट क्रैक इन मेटल्स, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ध्वनि का परावर्तन।
ध्वनि के परावर्तन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, किसी परावर्तक सतह से ध्वनि का टकराकर वापस लौटना, है ना, रिटर्निंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर striking a reflector surface। यानी जैसे मान लीजिए कोई ये एक रिफ्लेक्टर सरफेस है, कोई एक परावर्तक सतह है ना, और इस, अरे डिश वॉशर क्या होता है, डिश वॉशर मशीन होता है, जैसे वॉशिंग मशीन होता है ना कपड़ा धोने के लिए, उसी तरह डिश वॉशर होता है बर्तन धोने के लिए, है ना। उसमें जितना गंदा बर्तन वगैरह है ना उसको आप डाल दीजिए उसमें, और वो मशीन ऑन कर देंगे तो वो बर्तन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है ना। जैसे कपड़ा धोने वाला मशीन होता है ना वॉशिंग मशीन, उसी तरह डिश वॉशर होता है बर्तन धोने का मशीन, है ना। थाली प्लेट वो सब जो होता है ना, वो सब क्या करता है, धो देता है वो। ठीक है, अभी आते हैं अनुराग, आपके सवाल पर आते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है ना। 346 गुना 2 कर दीजिए आप, 346 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 692, 692 हो जाएगा आपका उत्तर ऐसे। ठीक है अनुराग जी, आप देख लीजिएगा, बाकी ये सवाल हम करवा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर कोई साउंड वेव आता है, मान लीजिए ये कोई साउंड वेव आया और मतलब इससे टकराया ऐसे, एक मिनट, ये कोई साउंड वेव आया है ना, और आकर के इससे टकरा करके क्या हो गया, ये वापस लौट गया, है ना। किसी रिफ्लेक्टर सरफेस से साउंड वेव क्या होता है, टकराता है, और टकराने के बाद जब वापस लौट जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, ध्वनि के परावर्तन के बाद, ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, ध्वनि के परावर्तन के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी तथा स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि उसका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी घटेगा तो पता है आपका इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होता है, घट जाता है। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी का मतलब कि उसका जो तीव्रता है और आयाम क्या होता है, घट जाता है। इंग्लिश में लिख लेना अगर किसी को लिखना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड डज नॉट चेंज, but frequency and speed does not change, but its intensity and amplitude decreases, and its intensity and amplitude decreases, its intensity and amplitude decreases, है ना। ठीक है, और यहां पर आप ये भी लिख लीजिएगा, वेवलेंथ जो होता है ना, वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं होता, उसकी वेवलेंथ भी लिख लीजिएगा यहां पर, उसकी वेवलेंथ यानी उसकी तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी तथा स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि उसका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होता है, घट जाता है। लिख लीजिए इसे फटाफट, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, इसका उदाहरण देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में बहुत सवाल बनता है। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे और भी कई सारे मुद्दों को देखेंगे। तो फटाफट पहले आप इसे लिखो,
लिख लिया? कैन आई मूव? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, इसका एग्जाम्पल क्या है, याद रखिएगा, इको। इको यानी गूंज। गूंज का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, यह ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। ध्यान से चीजों को समझेंगे कि गूंज का मतलब क्या होता है। गूंज का मतलब क्या है? गूंज का अर्थ परावर्तित ध्वनि का सुनाई देना। यानी गूंज क्या है? जब भी कोई साउंड वेव है वो किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के, यानी कि किसी परावर्तक सतह से परावर्तित होकर के आपके कान को सुनाई देता है, वही क्या है आपका? वही आपका गूंज है। यानी कि हियरिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, हियरिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। और याद रखिएगा, एक अस्पष्ट इको सुनने के लिए ध्वनि स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। 17.2 मीटर होनी चाहिए। इंग्लिश में जिसको लिखना है लिख लीजिएगा। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन a sound source and reflector surface is 17.2 meter to hear a clear echo। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी साउंड सोर्स एंड रिफ्लेक्टर सरफेस इज 17.2 मीटर टू हियर अ क्लियर इको। अनुरणन क्या होता है? अभी अनुरणन पर आते हैं। पहले इको को समझिए, फिर अनुरणन पर भी आएंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि एक स्पष्ट इको सुनने के लिए ध्वनि स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच में, यहां पर परावर्तक सतह लिख लीजिए, परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर ऐसा क्यों होना चाहिए? ठीक है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आपको मैंने कल बताया था कि हमारे ब्रेन पर कोई साउंड वेव कितने सेकंड तक रहता है? कोई साउंड वेव 1/10 और 0.1 सेकंड तक रहता है। यह आपको मैंने कल बताया था। इसके पीछे का रीजन यही है, क्यों होना चाहिए। अभी आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इसे समझेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एक दो। जैसे एक बच्चे ने जो न्यूमेरिकल बताया था उसी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी जो एक बच्चे ने न्यूमेरिकल पूछा था उसी को डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। अभी बात करेंगे मिट्ठू जी, उसका कारण होता है रिवर्बरेशन। अभी हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। अब पहले आप इसे लिखो, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना। यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक सभी ने लिख लिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान से समझिए।
ये मान लो कि कोई व्यक्ति है और यहां पर मान लो कोई दीवार है, कोई रिफ्लेक्टर सरफेस या कोई दीवार है मान लीजिए। अब ये कुछ यहां से बोलता है और इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, इसके बीच की दूरी मान लीजिए कि 10 मीटर है, मान लेते हैं, मान लो अभी कि 10 मीटर है। तो साउंड यहां से जैसे प्रोड्यूस हुआ तो ये यहां जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा। साउंड के द्वारा कुल कितना डिस्टेंस कवर किया गया बताइए? साउंड के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर, मतलब जो कितना डिस्टेंस कवर हुआ इसके द्वारा 20 मीटर का। और नॉर्मली साउंड का स्पीड जो होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस और एट 20 डिग्री सेल्सियस वो कितना होता है 343 और 344 मीटर पर सेकंड होता है, यही होता है ना। यानी कि साउंड को देखिए इस 10 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लग जाएगा, लगभग मान लेते हैं कि 1/17 सेकंड के आसपास, लगभग 1/17 सेकंड लगेगा मान लो। अब आप ये बताइए कि ये जो 1/17 सेकंड के यानी कि 1/10 सेकंड तक हमारे ब्रेन पर पहले से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, ये जो साउंड है ये हमारे ब्रेन पर है कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1/10 सेकंड के लिए, यानी 0.1 सेकंड के लिए है। और ये वाला जो साउंड है ना वो 1/10 सेकंड के पहले ही क्या होगा, हमारे ब्रेन पर फिर से पहुंच जाएगा। यानी पहले से एक साउंड है और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसी बीच में आपका पहुंच जाएगा, तो दोनों मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब कि आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, इको क्लियर सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए अगर इस डिस्टेंस को हम क्या कर दें, यहां पर अभी आदमी है, इस डिस्टेंस को हमको मिनिमम कितना करना पड़ेगा, 17.2 मीटर करना पड़ेगा, ताकि यहां से ये साउंड चले और यहां से इधर चलकर आए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 34.4 मीटर। अब देखिए 34.4 मीटर डिस्टेंस कवर करने में साउंड को कितना समय लगेगा, 34.4 बाय 343, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, स्लाइटली ज्यादा होगा किससे, 1/10 से, हल्का सा ज्यादा आएगा, 1/10 से थोड़ा भी ज्यादा आएगा। ये जो साउंड अब आपका जो आपके ब्रेन पर पहुंचेगा वो 1/10 सेकंड के बाद पहुंच रहा है, यानी 1/10 सेकंड के बाद जब कोई साउंड आपके ब्रेन पर पहुंचेगा ना तभी आप उसे क्लियरली सुन पाओगे। और इसलिए कहा जाता है कि जो रिफ्लेक्टर सरफेस है और साउंड सोर्स है उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अभी सिनेमा घर लेके चलेंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए, सिनेमा घर भी लेकर के चलेंगे, है ना। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। जैसे मान लो कि हमारे ब्रेन पर कोई भी साउंड 1/10 सेकंड तक पहले से मौजूद, मतलब कोई भी साउंड जैसे हम बोल रहे हैं वो 1/10 सेकंड तक है, और अगर उस 1/10 सेकंड के पहले कोई साउंड अगर हमारे ब्रेन पर पहुंच जाएगा तो आपका इको साउंड और जो आपका रिफ्लेक्टेड साउंड है दोनों मिक्स हो जाए, यानी कि वो आपको क्लियरली सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए नॉर्मल क्या होता है, जो अगर हम डिस्टेंस को मान लीजिए कि 17.2 मीटर से कम अगर 16 मीटर भी रखेंगे, 15 मीटर भी रखेंगे, तो रिफ्लेक्टेड साउंड जो है ना वो आपका 1/10 सेकंड से पहले आपके ब्रेन पर पहुंच जाएगा। वहां पर पहले से एक साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड भी पहुंच जाएगा, दोनों साउंड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा आपका, तो इको आपको क्लियर साउंड सुनाई नहीं देगा। इसलिए हमको जो रिफ्लेक्टर सरफेस है ना, अगर आपको स्पष्ट इको सुनना है, अगर आपको क्लियर इको सुनना है तो रिफ्लेक्टर सरफेस का दूरी जो है ना वो साउंड सोर्स से कितना 17.2 मीटर होना चाहिए, ताकि साउंड यहां से यहां जाएगा, यहां से इधर आएगा, अरे पूरा देखो मिट गया ये, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, इसको इस पूरे जर्नी में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 34.4 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और इतना ट्रेवल करने में इसको 1/10 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा। यानी कि इसके बाद जो आपका परावर्तित ध्वनि है, यानी जो इको आपको सुनाई देगा 1/10 सेकंड के बाद सुनाई देगा, तो आपका वो क्लियर इको सुनाई देगा। फिर अब कोई बच्चा पूछ रहा है सर 343 कहां से आया, अरे भाई एयर में जो आपका स्पीड होता है ना, नॉर्मल एयर में नॉर्मली 20-25 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका स्पीड होता है साउंड का वो कितना होता है, 343 मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए यहां पर मैंने 343 रखा है। आया समझ में, बात समझ में आई?
क्लियर हो गया सबको? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब एक सवाल करते हैं हम लोग, एक नहीं दो सवाल करेंगे, 2-3 सवाल करेंगे। इको को हिंदी में क्या कहेंगे? शोभा जी लिखा हुआ है, इको को हिंदी में बोलते हैं गूंज। क्या बोलते हैं? गूंज। देखो लिखा हुआ है, फटाफट लिखो इसे सभी लोग। सभी लोग इसे लिखिए, फिर इससे रिलेटेड हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग जैसे एक तो बच्चे का सवाल करेंगे, एक बच्चे ने जो सवाल पूछा था उसका। हाँ, कल ये खत्म हो जाएगा। 2 समानांतर चट्टानों के बीच खड़ा एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है, पहली प्रतिध्वनि। आपका सवाल ही समझ में आ रहा है, बाद में आप सवाल पूछ लीजिएगा, है ना। हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है, तो पहले पूरा सवाल एक साथ पूछिए आप, है ना शुभ्रांशु। आधा सवाल आपका कहीं जा रहा है, आधा सवाल कहीं आ रहा है। इको क्यों होता है फ्रेंड्स? लिखा हुआ है ना, देखो इको क्यों होता है? या ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देता है ना, ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देता है। चला आगे, अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपका और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। एक इको सुनाई, एक इको यानी एक गूंज 4 सेकंड के बाद सुनाई देता है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है और इस तरह का सवाल बनता है जैसा इसने पूछा, सुनाई देता है। अगर साउंड की स्पीड यानी अगर ध्वनि की चाल 346 लिखा था ना उसने, 346 से लिख लो, 346 मीटर पर सेकंड है, तो परावर्तक सतह और साउंड सोर्स यानी ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी क्या होगी? पहले यह सवाल करिए। इफ an echo is heard in 4 seconds, if an echo is heard in 4 seconds, then what is distance between sound source and reflector surface if speed of sound is 346 meter per second? If speed of sound is 346 meter per second, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है? x है, यही आपको निकालना है x। साउंड यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2x, है ना, समझना। 2x बराबर कितना है? तो साउंड ने टोटल 4 सेकंड के बाद हमें इको सुनाई दे रहा है, यानी कि 346 गुने क्या हो जाएगा? 4। इतना मीटर डिस्टेंस साउंड ने कवर किया, है ना जी। तो यहां से x बराबर कितना, यानी यही 2x डिस्टेंस ही तो कवर कर रहा है ना। कितना डिस्टेंस कवर किया? 346 इंटू 4 मीटर, 2 से 2 बार में काट दो, सिंपल। x बराबर कितना आ गया? 346 इंटू 2 कितना आ गया? 692 मीटर। ये आपका उत्तर होगा। कुछ है इस क्वेश्चन में? बताइए। तो क्वेश्चन फिर लास्ट में आप पूछना, पार्ट में मुझे दिखेगा तब मैं आपको बता पाऊंगा, है ना, या फिर डाउट सेक्शन में डाल देना। अभी जयश्री जस्ट वेट, अभी पहले एक एक करके सारा एग्जाम्पल देखेंगे ना, थोड़ा इंतजार करिए, आतुर नहीं होना है ना। एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। पहले ई को देख लेते हैं, फिर रिवर्बरेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपका स्टेथोस्कोप है उसकी भी। तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। देखो साउंड सोर्स यह है, रिफ्लेक्टर सरफेस यह है। कह रहा है कि आपको इको 4 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है, यानी कि साउंड 4 सेकंड तक चल रहा है, यहां से गया, यहां से यहां आया। कितना डिस्टेंस मान लिया हमने कि x है डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 2x डिस्टेंस कवर किया। कितना? ये 2x किसके बराबर होगा? साउंड की स्पीड आपको दी गई है 346,
और कितने सेकंड तक साउंड चल रहा है, 4 सेकंड तक। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 346 इंटू 4, 2 से 2 बार में काट दो ना, x बराबर कितना आ जाएगा, 692, है ना। अरे 2x इसलिए आया क्योंकि साउंड यहां से जब जाएगा आपको वापस क्या, यहां से जाएगा इधर, फिर यहां से वापस आएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इसने साउंड ने। साउंड इधर जाके टकरा के वापस आएगा तभी आपको सुनाई देगा ना, ऐसा तो नहीं है कि यहां से गया इधर ही आपको सुनाई दे रहा है, ये तो रिफ्लेक्टर सरफेस है ना, यहां से परावर्तित होकर फिर ये वापस आएगा, तब जाकर के आपको इको सुनाई देगा। यानी कि टोटल आपका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक तो जाने में यहां तक x, फिर आने में भी x, यानी 2x का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अरे आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, अराउंड 80 डेसिबल के आसपास का करता है, हूटर जो वगैरह होता है लगा हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक लाइटनिंग की आवाज, लाइटनिंग के 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। यानी लाइटनिंग का मतलब क्या होता है पता है ना, बिजली का जो चमकना होता है, बिजली का चमकना, ध्यान से समझिए, बिजली का चमकना। पांडे जी थोड़ा सा वेट करिए, सब बताएंगे। इको हमेशा होता है, इको को कम करने के लिए, जैसे इस रूम में हम जहां पर जिस स्टूडियो में है, यहां पर इको नहीं हो रहा है, मेरी आवाज नहीं गूंज रही है। क्यों नहीं गूंज रही? तो क्योंकि यहां पर वॉल में साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल यूज किया गया है, ध्वनि अवशोषक पदार्थ का यूज हुआ है। आप किसी खाली कमरे में जाते हैं, वहां पर आप कुछ बोलते हैं तो आवाज गूंजता है, लेकिन कमरे में पर्दा लगा दो, बेड लगा दो, टेबल कुर्सी लगा दो, फिर कुछ बोलो जाकर के, नहीं गूंजेगा आवाज, है ना। तो देखेंगे क्या कारण होता है उसका, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, एक एक पॉइंट को देखेंगे। कह रहे एक लाइटनिंग की आवाज, यानी बिजली के चमकने की आवाज, बिजली के चमकने, लाइटनिंग जिस दिन जिस समय हुआ, यानी जो लाइटनिंग आपको दिखा उसके 5 सेकंड के बाद सुनाई देती है। तो लाइटनिंग कितने डिस्टेंस पर हुआ होगा, लाइटनिंग कितनी दूरी पर हुआ होगा, इस तरह का एक सवाल बनता है आपसे। ठीक है, और याद रखिएगा जो लाइटनिंग होता है ना, जो बिजली चमकता है, वहां पर एक अवस्था उत्पन्न होती है। और आपका यहां पर दिया है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट आपको दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकंड। और जब भी लाइटनिंग होता है ना, जब भी आपका बिजली चमकता है, तो वहां पर याद रखिएगा कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है, वहां पर एक प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, और इस बिजली के चमकने से बचने के लिए, इस लाइटनिंग से बचने के लिए बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, इमारत होते हैं, उसमें यूज किया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर का। किसका यूज करते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करता है, तड़ित चालक का यूज करते हैं, तड़ित चालक का यूज किया जाता है। और तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि बना किससे होता है? जो बना होता है आपका कॉपर से। किससे बना होता है? तांबा से। ये सब आप वन लाइनर वाले में लिख लेना। अब यहां पर कुछ बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं 865 समथिंग जो भी है दे रहे हैं, लेकिन आप लोग देखो, यहां मान लीजिए कि बिजली यहां पर चमका, आपको वो सुनाई दे रहा है कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद। यानी कि साउंड ने कितने सेकंड तक ट्रैवल किया? 5 सेकंड तक ट्रैवल किया। यानी कि 332 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताओ? 1660 मीटर। यानी कि आपको 1660 मीटर साउंड ने ट्रैवल किया, तब जाकर के आपको यह सुनाई दिया। यानी कि इसका डिस्टेंस कितने दूर पर हुआ है? 1660 मीटर की दूरी पर हुआ है। यहां पर भी आपने आधा कर दिया। यहां पर क्या गूंज हो रहा है? क्या किसी क्या रिफ्लेक्टर सरफेस से टकराने के बाद इको सुन रहे हैं क्या? नहीं ना। अरे स्पीड ऑफ साउंड, यहां पर लाइट है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड है वो। यहां पर आधा करने का क्या मतलब है? कहीं पर बिजली चमका है,
वो चमका आपको दिखा तुरंत, लेकिन उसका जो आवाज है ना, होता है ना, आप देखते हो बिजली चमकना, देखते हो, उसके कुछ समय के बाद आपको उसका आवाज सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड कितना आपका? 332 मीटर पर सेकेंड नॉर्मली। इसलिए आपको साउंड बाद में सुनाई देता है, क्योंकि साउंड को उतना ट्रेवल करके आने में बहुत समय, थोड़ा समय लगेगा, और लाइट तो तुरंत पहुंच जाए। इसलिए आप बिजली का चमकना देख तुरंत लेते हो, आवाज बाद में सुनाई देता है आपको। नहीं नहीं, रूम में लागू नहीं होगा भाई, कहीं पर भी लागू होगा। थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग, अभी आते हैं उसके ऊपर। यह कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? यह कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं रिवर्बरेशन, या जिसे हम लोग कहते हैं गूंज। चला आगे, ठीक। एक क्वेश्चन आपको अभी और करवाएंगे, थोड़ा रुक जाइए, जाते हैं उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन और करवाएंगे, एक क्वेश्चन और करवाएंगे आपको, और लास्ट में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग बात करते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन या फिर जैसे हम कहते हैं अनुरणन। अनुरणन का मतलब क्या होता है? अनुरणन का मतलब होता है, याद रखिएगा, यह भी आपका मल्टीपल इको का, या ऐसे लिख लीजिए साउंड का, ध्वनि का अलग अलग परावर्तक सतह से टकराकर अलग अलग परावर्तक सतह से टकराकर वापस सुनाई देना। यानी कि इसका मतलब क्या? जब आपको मल्टीपल इको सुनाई दे, मल्टीपल इको का सुनाई देना, मल्टीपल इको का क्या करना? सुनाई देना, है ना। जैसे आप पहाड़ पे जाते हैं, मान लीजिए पहाड़ पे गए, इधर भी माउंटेन, इधर भी माउंटेन, इधर भी माउंटेन, और बीच में यहां पर आप खड़ा हो गए, और खड़े होकर के बीच में आप कुछ चिल्लाते हैं, तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट, यहां से भी वापस होके सुनाई देगा, यहां से भी वापस होके सुनाई देगा, यहां से भी वापस होके सुनाई देगा। यानी कि ये जो है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्टर सरफेस से आपको क्या है? आपको सुनाई देता है। मल्टीपल रिफ्लेक्टर सरफेस से, अलग अलग परावर्तक सतह से आपको जब डिफरेंट अलग अलग इको सुनाई दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड नहीं दिया है तो आपको नॉर्मली ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, 332 के आसपास लेना है आपको, या 343 लेना है। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में स्पीड दिया रहेगा, ठीक है। नॉर्मली आपको स्पीड क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी ने। अब देखिए इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखिएगा, फिर हम लोग इसके ऊपर आते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप, स्टैथोस्कोप। स्टैथोस्कोप जो होता है, एक यंत्र होता है जो डॉक्टर साहब देखते हो, आला, आला जो यूज करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्टैथोस्कोप बोलते हैं। वो क्या करते हैं? उससे हार्ट के साउंड को सुनते हैं, हार्ट के साउंड को, यानी। और स्टेथोस्कोप जो होता है ना, स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप लिख सकते हैं, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि स्टेथोस्कोप वर्क्स ऑन multiple reflection of sound wave. Stethoscope works on multiple reflection of sound wave
और याद रखिएगा इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार रीन लैनिक ने किया था। किसका? स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है ये किसने किया था? रीन लैनिक ने किया था। ठीक है, जो कि किसके सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, या मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। ठीक, इसके बाद आप कभी सिनेमा हॉल में आप मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो सिनेमा हॉल या कंसर्ट हॉल होता है वहां पर जितने भी मतलब लोग बैठे रहते हैं सीट्स पर, सभी को इक्वल आवाज सुनाई देता है। तो वो भी किस आधार पर होता है? वो भी आपका इसी ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर ही वो भी क्या करता है? काम करता है ना। तो पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। पहले आप इसे लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। पहले आप इसे लिखो। लिख लिया सभी ने? आते आते हैं भाई साहब, रात में साउंड ज्यादा देर दूर तक काहे सुनाई देता है? तो उसका जो कारण ना वो है प्रकाश का अपवर्तन है ना। अच्छा, स्टेथोस्कोप का इमेज देखना। अरे डॉक्टर का आला नहीं देखे हो? मतलब हद है। डॉक्टर साहब जैसे ऐसे नहीं लगा के हर्ट का साउंड सुनते हैं। ये देख लो स्टेथोस्कोप कैसा दिखता है। समझ में आ गया? एक मिनट, आ गया समझ में? यही है आला, दिख रहा है? हाँ, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां तक लिख लिया सभी ने? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा ना जी। कौन प्रकाश कहां पे आ गया? यहाँ पे कहां पे मैंने प्रकाश वगैरह लिखा है? चला आगे। ठीक, अब याद रखिएगा, नोट में पॉइंट लिखिएगा। सिनेमा हॉल या कंसर्ट हॉल में इको या रेवर्बरेशन यानी गूंज या अनुरणन, रेवर्बरेशन को कम करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, रेवर्बरेशन या अनुरणन को कम करने के लिए कुछ ध्वनि अवशोषक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं या फिर कहीं कंसर्ट हॉल होता है जहां पर मतलब कोई म्यूजिक का कंसर्ट या फिर कोई अलग कंसर्ट वगैरह होता है, तो वहां पर जो होता है ना, वहां पर आपका कुछ साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। और उस साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल का जो यूज होता है, ध्वनि अवशोषक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकॉस्टिक मटेरियल्स कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक मटेरियल्स कहते हैं। एकॉस्टिक मटेरियल कहते हैं। और यहीं से आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए, कभी रेलवे ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि स्टडी ऑफ साउंड क्या कहलाता है? साउंड की स्टडी को हम लोग एकॉस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स। ठीक, साउंड की स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एकॉस्टिक्स बोलते हैं। और इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, इसके रूप में यूज होता है क्या? कॉर्क, फिर मोटा पर्दा यानी थिक कर्टन्स,
फिर आपका खुरदुरी दीवार यानी रफ वॉल, खुरदुरी दीवार। कभी आप देखते हैं सिनेमा हॉल वगैरह में जाएंगे, दीवार आपका खुरदुरा दिखेगा, या कंसर्ट हॉल में जाएंगे दीवार आपका खुरदुरा दिखता है। और इसके बाद आपका प्लाईवुड, है ना, प्लाईवुड। इसलिए आप देखोगे कभी का आप ब्लैंक एकदम खाली रूम है, सिर्फ दीवार दीवार है और कुछ भी नहीं है, आप रूम को बंद करो और उसमें आप कुछ बोलो, आपका आवाज गूंजेगा, इको प्रोड्यूस होगा। लेकिन आप जब कमरे में कर्टन लगा दो, बेडशीट लगा दो, टेबल कुर्सी ये सब बेड वगैरह लगा देंगे, उसके बाद कुछ आप बोलेंगे तो वो आपका आवाज नहीं गूंजता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है कि वो जो होता है ना, जैसे कपड़ा हो गया, मतलब कर्टन लगाया आपने, लकड़ी है वहां पर, वो सब क्या करता है, साउंड को क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ, यहां पर एकॉस्टिक फॉर्म्स भी आप लिख सकते हैं, इसके एग्जांपल में एकॉस्टिक फॉर्म भी आता है। जैसे इस स्टूडियो में भी सामने लगा हुआ, आप देख नहीं पाओगे अभी, कभी अगर कोई इवेंट वगैरह होता है तो आपको दिखता होगा कि बोर्ड के साइड में फॉर्म लगे होते हैं। यस डेफिनेटली, इस कर्व्ड सरफेस जो होता है सिनेमा हॉल में, वो जो सरफेस उसका जो होता है ना, ऐसे जो दीवार होती है ऐसे कर्व्ड बनाई जाती है, इस तरह से ऐसे बनाई जाती है। तो वो इसलिए ताकि जो हर जगह से साउंड रिफ्लेक्ट होकर के हर उसको क्या हो, इक्वली, हर उसको इक्वली सुनाई दे, इसलिए यहां पर ये कर्व्ड वॉल किया जाता है, ठीक। बात समझ में आई? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सब? कॉर्क क्या है? कॉर्क एक साउंड एब्जॉर्ब मटेरियल है। आपको रुकिए कॉर्क दिखा देते हैं कैसा दिखता है। कॉर्क देख लो, ये देखना, इस तरह का सीट होता है, आपने देखा होगा, इस सब तरह का सीट होता है, इस तरह का, है ना, ऐसा सीट जो लगाते हैं इस तरह, देख रहे हो, फोम के जैसा ही होता है, इस तरह का सीट यूज करते हैं, घरों में लगा देते हैं, उसी को कॉर्क बोलते हैं। क्या समझ में? अरे फॉर्म का मतलब जो गद्दा सब में फॉर्म यूज नहीं होता है भाई, ठीक है। चलो, तो ये सबको समझ में आ गया? किसी को इसमें कोई दिक्कत? एकॉस्टिक मटेरियल किसे कहते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, व्हाट आर एकॉस्टिक मटेरियल्स। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, उससे हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आज के सवाल के ऊपर। और कल हमारा जो है ना, इसका लास्ट टॉपिक होगा, कल हम लोग देखेंगे कल जो है ना, कल हम लोग देखेंगे अपवर्तन क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है ना, और भी कई सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूमेरिकल अभी लास्ट में करेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, चिंता मत करिए। अगला याद रखिएगा, एक होता है ग्रीन मफलर। हरा मफलर, सर ये हरा मफलर सब बताएंगे सर, थोड़ा सा इंतजार करिएगा तभी बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक के बारे में सब कुछ नहीं हो सकता है। फाइटर जेट वाला जब हम कल मैक नंबर बताएंगे, वहां पर जब बताएंगे आपका कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक क्या होता है, वेव क्या होता है, सोनिक वेव्स क्या होता है, वहां पर आपको बताएंगे कि जो आपका फाइटर जेट जो होता है उससे कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। पोलराइजेशन की भी बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ध्वनि में पोलराइजेशन का गुण नहीं मिलता है, क्योंकि पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी जो होती है ना, पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी किरण को या किसी वेव को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजना। और चूंकि साउंड एक कैसा वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन का गुण नहीं मिलता है। पोलराइजेशन का गुण किस में मिलता है? ट्रांसवर्स वेव में मिलता है ना। क्या साउंड को अगर मान लीजिए मैं इस कमरे में बोल रहा हूं और मैं चाहूं कि ये आवाज कमरे के सिर्फ किसी एक कोने में बैठे व्यक्ति को सुनाई दे, इज इट पॉसिबल? ये संभव है? तो जब मैं बोलूंगा तो पूरे कमरे के अंदर जितने भी लोग बैठे होंगे सभी को सुनाई देगा, लेकिन लाइट में ऐसा पॉसिबल है? या अन्य आपका जो आपका ट्रांसवर्स वेव है उसमें ऐसा पॉसिबल है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है पोलराइजेशन की, है ना। बात समझ में आ गई? तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, पोलराइजेशन के बारे में आगे की क्लास में।
इसे आप लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा है। अब ये ग्रीन मफलर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है नॉइज पॉल्यूशन को या ध्वनि प्रदूषण को कम करने से। कभी आप हाईवे पर चलते होंगे, तो आप देखते होंगे कि हाईवे के दोनों तरफ क्या होता है। आप प्लाईवुड का मतलब लकड़ी का प्लाई नहीं होता है जी, प्लाई वाला, प्लाई गेट वगैरह यूज करते होंगे, तो दीवार में क्या करता है, प्लाई ठोक देते हैं, है ना। वो क्या करता है, एक साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है प्लाईवुड, यानी अरे प्लाई का लकड़ी। कभी आप हाईवे पे चलते हैं, हाईवे पे देखते होंगे दोनों तरफ क्या होता है, हाईवे में पेड़ लगा होता है। पेड़, वो पेड़ काहे लगा होता है, जब हाईवे पे गाड़ियां चलती है तो वहां पर क्या होता है, हाईवे पर जब गाड़ी चलता है ना, तो वो क्या करता है, नॉइज प्रोड्यूस करता है। अब मान लो कि हाईवे के अगल बगल में गांव है कोई, वहां पर लोग रह रहा है, दिन भर वो सब क्या करेगा, पै पी सुनता रहेगा आवाज, तो उसका हो सकता है नॉइज पोल्यूशन के कारण कान खराब हो जाए, दिक्कत हो जाए, कान में हियरिंग प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए क्या होता है, हाईवे के दोनों तरफ क्या करता है, बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, वो उस साउंड को क्या कर लेता है, वो जो पेड़ रहता है वो साउंड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जो आसपास के गांव के जो लोग हैं, वहां पर जो आसपास जो गांव में जो लोग रह रहे हैं हाईवे के बगल में, उनको कम आवाज सुनाई देगा, उनको नॉइज कम सुनाई देगा, जिससे उनको हियरिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो याद रखिएगा ये क्या है, ये नॉइज पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण को कम करने से संबंधित है। अरे मफलर ऐसे भी कहां लगाते हैं, कान में, तो ये कान से ही कहीं ना कहीं संबंधित होगा। यानी ये क्या करता है, साउंड पॉल्यूशन को क्या करता है, नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। और मतलब इसका मतलब क्या, हाईवे के दोनों ओर पेड़ का लगाना, यही क्या है आपका ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर है ना। खुरदुरी का मतलब रफ, है ना, खुरदुरी का मतलब होता है रफ। नॉइज पॉल्यूशन का मतलब साउंड पॉल्यूशन, है ना, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। आगे बात समझ में यहां तक, तो अब हम लोग चलेंगे आज के सवालों के ऊपर। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो पूछिए। बाकी आज YouTube पर आपकी जो है क्लास होगी 4 से 5 में, अगर आपको करना है क्लास वहां पर तो आप लोग। हाईवे का मतलब नहीं पता है, कहां मतलब किस ग्रह से हो रेनू, तुमको मतलब हाईवे का मतलब पता नहीं होता। हाँ, हाईवे का मतलब होता है सड़क, है ना, जो जिसको कहते हैं क्या, हाईवे को हिंदी में क्या बोलेंगे जी, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग कहेंगे, है ना। मुद्दा है। चलो ठीक, आगे चला हम लोग। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं बताओ। हाँ, आगे चला आज के सवालों के ऊपर। चलो नेक्स्ट है, आज के सवालों की तरफ चलते हैं हम लोग। टोटल, अच्छा ये देखो डाटा मैंने डाल दिया है ना, एनसीईआरटी में ये डाटा है, क्लास 9 के एनसीईआरटी में। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये डाटा मैंने एनसीईआरटी का डाटा डाला हुआ है यहाँ पर। आप लोग इसका ये जितना भी डाटा है ना, इसको रट लेना, मेमोराइज कर लेना। यहाँ पर वाटर, सी वाटर में यहाँ पर एनसीईआरटी में 1531 है ना, मैंने शायद 1533 कर दिया था, 1531 है यहाँ पर, कहीं पर 1533 भी मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी का डाटा आपने याद रखना 1531। यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर है 1498 है, इथेनॉल है आपका 1207 और मिथेनॉल का 1103 है। इस तरह हाइड्रोजन में, हीलियम में, एयर में, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब में दिया हुआ है। तो ये सब का क्या करना है, आपको याद रखना है डाटा। ये कितने टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर भी यहां पर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, हाँ? तो आप लोग क्या करिएगा, ये डाटा जो है ना एनसीईआरटी का डाटा है, इस डाटा को सभी बच्चे को मेमोराइज करना है, सभी बच्चे को मेमोराइज करना है इस डाटे को, ठीक है। क्योंकि ये डाटा आपसे पूछेगा पेपर में, किसी का भी पूछ सकता है, यहां से उठा लेता है रेलवे वाला, पूछ देगा कि डिस्टिल्ड वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड क्या होगी, या मिथेनॉल में साउंड की स्पीड क्या हो,
हीलियम में साउंड की स्पीड क्या होगी, है ना। इस तरह से आपसे सवाल पूछ देंगे, ठीक है। नॉइज का मतलब शोर होता है, शोर का मतलब ध्वनि प्रदूषण, जो भी कहना है कह सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा और इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। नॉइज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग शोर, हल्ला गुल्ला जिसको बोलते हैं ना, जो तुम लोग करते रहते हो बीच बीच में क्लास में अपने, हालांकि हमें सुनाई नहीं देता है, यहाँ पर चैट में तुम लोग करते हो नहीं। ऐसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, थोड़ा सा छूट दे दो तो एकदम तुरंत वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे तुम लोगों का। हाँ, ये डिजिटल हल्ला तुम लोग करते हो सही में। यहां पर क्या कह रहे हैं देखो, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एफ कितना है 50 हर्ट्ज है, इसका लैम्डा कितना है 4 मीटर है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एफ, यानी 4 इंटू 50, ये कितना हो गया 200 मीटर पर सेकंड। कह रहा है 3 सेकंड में कितना चलेगा, अरे 1 सेकंड में 200 मीटर चल रहा है, 3 सेकंड में कितना चलेगा 600 मीटर चलेगा। सी तुम लोगों का कैसे आ रहा है, मतलब सवाल को पूरा पढ़ तो लिया करो ना, इतनी जल्दीबाजी क्यों है, कहां जाना है, कहीं जाना है जी तुम लोगों को, बताओ। इतनी जल्दीबाजी में वेलोसिटी निकाल के बता दिए 200 मीटर होगा सर। ये पूछ रहा है कि 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा ये। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन डिश वॉशर और टू वॉशिंग वॉश द मशीन्स। अभी बताएं, आज ही लिखाए थे इसको, तो अल्ट्रासोनिक वेव लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पढ़ो सवाल को, उत्तर दो। क्या होगा जी, कह रहा है कि प्रेशर जो है ना उसको दुगुना कर देते हैं तो वेलोसिटी जो है क्या होगा, अरे प्रेशर का कोनो प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो है। बात समझ में आया, तो उत्तर हो जाएगा 3। जो 2 दे रहा है ना, थोड़ा कभी कभी पढ़ भी लिया करो, नोट रिवाइज कर लिया करो, है ना। खाली क्लासे में पढ़ने से ना होगा ना बाबू, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो तुम लोग सोचते हो खाली क्लास में पढ़ लेंगे तो बस निकल जाएगा एग्जाम, ना है संभव। चलो निकालो इसको। साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.54 किलोमीटर। कह रहा है एक तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है, उसका लंबाई जो है 35 सेंटीमीटर है, 1.4 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा इसको। तो यहां पर क्या है, लैम्डा आपका है कितना 35 सेंटीमीटर है ये बाबू, फ्रीक्वेंसी कितना है 2 किलोहर्ट्ज है, यानी 2000 हर्ट्ज। पूछ रहा है 1.4 किलोमीटर दूर जाने में इसको कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है जी, लैम्डा गुना एफ, ठीक है सर। लैम्डा कितना है 35 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दो बटे 100। फ्रीक्वेंसी कितना है 2000 हर्ट्ज है, तो वेलोसिटी इतना आ गया, काट दो, सुन्ना सुन्ना कटा, ये सुन्ना कटा, 35 दूनी कितना 70, 70 पर कितना एक सुन्ना होगा, यानी 700 मीटर पर सेकंड हो गया, यही होना जी वेलोसिटी। अब कह रहा है कितना किलोमीटर चलना है इसको, 1.4 किलोमीटर यानी 1400 मीटर चलना है, 1400 बटे 700 कर दो, 2 सेकंड लगेगा। उत्तर क्या हो जाएगा 2 सेकंड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्लास 9 में दिया गया है। सीधा कई बार रेलवे क्या करता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेगा, उठा के पेपर में डाल देगा। फिर से समझ लो, फ्रीक्वेंसी दिया है 2000 हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज। वेवलेंथ दिया है कितना 35 सेंटीमीटर,
वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा इंटू एफ। 35 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 35/100 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपका 2000 है, काट कूट के ये कितना आ गया, 700 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी इसका स्पीड कितना आ गया, 700 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम निकालना है आपको। टाइम बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है, 1.4 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो 1400 मीटर, बटे इसका स्पीड कितना, 700 मीटर पर सेकंड। काटोगे तो कितना, 2 सेकंड आएगा ना। 35 कहां से आया है सर जी? क्वेश्चन, नींद में हो मंजीत तुम? क्वेश्चन में नहीं देख रहे हो, दिया है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 35, 5 बार बोले हैं कि 35 सेंटीमीटर आपका वेवलेंथ दिया हुआ है। कई बार आधा क्वेश्चन ही पढ़ते हो क्या, या बीच बीच में पढ़ते समय कुछ और करने लगते हो? अगला क्वेश्चन है, पढ़ो, उत्तर दो। छुट्टी किसको चाहिए? देखो तुम्हारा छुट्टी करवा दें क्या अभी? एक है ना, देखिएगा छुट्टी बोल रहा है, छुट्टी कब होगा कब होगा, 25 बार कम से कम, उसका परमानेंट छुट्टी कर दीजिए थोड़ा। अभी देखो तुम्हारा छुट्टी करवा देते हैं। कुमारी रूपा, हो गया छुट्टी, जाओ तुम घूमो। An echo is heard in 3 seconds. What is the distance of the reflecting surface from the source given that the speed of sound is 342 मीटर पर सेकंड? मैंने उसका कई बार कमेंट इग्नोर किया, लेकिन वो रूपा है ना, अपना रूप बदल ही नहीं रही थी, मुझे फिर अपना रूप बदलना पड़ा, है ना। ठीक है, अब ब्लॉक है अभी वो, अब देखते हैं, कमेंट ही नहीं कर पाए, ऐसे देख तो रही होगी, है ना। चलो अब करो, छुट्टी कब होगी? इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि इको जो आपका 3 सेकंड में सुनाई दे रहा है, यानी कि टोटल दूरी कितना होगा, कह रहा है कितना दूरी है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 342 इंटू 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 342 इंटू 3/2, यही होगा ना। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से मतलब इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 3 से एक बार में 3, 513, जिसका भी 513 है करेक्ट है। आया समझ में? अरे हाँ नहीं बोलो, क्लियर है सबको? यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है ये क्वेश्चन, और यह भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। बताइए, इज इट डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? नहीं सर। इंक्रीज विथ प्रेशर? नहीं सर। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी? बराबर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। अगला है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग इन अ मीडियम विद अ स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकंड enters into another medium where its speed is 2v मीटर पर सेकंड. Wavelength of sound in the sound medium is. यहां पर कह रहा है एक मीडियम में क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू वी, सॉरी मान लीजिए f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्या होता है, या ऐसे लिख लो, v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। आप समझिए साउंड का फ्रीक्वेंसी जो है ना कभी भी चेंज नहीं करता, ना तो रिफ्लेक्शन के बाद ना रिफ्रैक्शन के बाद। यहां पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। पहले मीडियम में फ्रीक्वेंसी कितना, v अपॉन लैम्डा, तो दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी यही होना चाहिए। वहां पर फ्रीक्वेंसी निकालो, क्या है, v कितना है, 2v। तो पूछ रहे हैं लैम्डा कितना होना चाहिए, वेवलेंथ कितना होना चाहिए, वेवलेंथ को मान लीजिए क्या, x। अब ये और ये क्या होगा, बराबर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो v बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2v बाय क्या होना चाहिए आपका, x होना चाहिए। v काट दो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा। करेक्ट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। या सिंपली आप देखो, वेलोसिटी आप बढ़ाओगे तो उसका वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ये क्वेश्चन ऐसे हम कल भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग करेंगे इसे। यहां तक किसी को कोनो दिक्कत है, कोनो परेशानी है, मतलब कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे कल। कल हमारा ये टॉपिक जो है ना ये हमारा कंप्लीट होगा। एक बार जिसे समझ में नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूं। देखो, ध्वनि में अपवर्तन हो, ध्वनि में परावर्तन हो, उसका फ्रीक्वेंसी एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो कभी चेंज नहीं होता। अब ये मीडियम है, एक मीडियम में कह रहा है वेलोसिटी v है और लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा होगा ना, ये बताओ। तो दूसरे मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी यही होना चाहिए। दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपका वेलोसिटी दिया है 2v, लैम्डा हमको निकालना है। कह रहे कि दूसरे मीडियम का लैम्डा क्या होगा ये बताओ। लैम्डा को हम मान लिया x है। अब ये और ये बराबर होगा ना जी, यानी कि हम कर सकते हैं क्या, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, v बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2v बाय x कर सकते हैं। x कितना आ जाएगा आपका बताओ, x बराबर यहां से क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, यानी कि दूसरे उसका वेवलेंथ क्या आ गया 2 लैम्डा आ गया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सर दो समानांतर चट्टानों के बीच में खड़ा एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है, इसका थोड़ा, इसका शुभ्रांशु का थोड़ा कमेंट उसको होल्ड करिएगा, देखें क्या सवाल है। हाँ ये वाला, सर दो समानांतर चट्टानों के बीच में खड़ा व्यक्ति एक ध्वनि उत्पन्न करता है, पहली प्रतिध्वनि 2 सेकंड के बाद चट्टानों 2 और दूसरी प्रतिध्वनि 3 सेकंड के बाद चट्टानों 1 से सुनाई देती है। और आगे का क्या है फिर देखिएगा, अगला एक आधा क्या पूछ रहा है, हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर है, तो दो चट्टानों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। सिंपल तो है बाबू, 2 सेकंड और 3 सेकंड यही है ना। ये देखो बीच में एक खड़ा है, एक इधर पत्थर है एक इधर पत्थर है, इधर से मान लो 2 सेकंड में सुनाई दे रहा है, इधर से 3 सेकंड में सुनाई दे रहा है, यानी कि आपका इधर से यहां से 1.5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा देख लो, 1.5 गुने 340 कर लो और जोड़ दो फिर उसमें 340, जो भी आपका उत्तर आएगा कितना आ जाएगा 340 510 प्लस 340 कितना हो जाएगा 850 मीटर हो जाएगा। यही है क्या शुभ्रांशु, देखना। अरे कॉर्क एक पदार्थ होता है शालिनी, नहीं जैसे फॉर्म के ऐसा होता है, दिखाए थे अभी चित्र में, तुम भी लगता है क्लास के बीच में खाना वाना खाने चली गई थी क्या। ये देखो इस तरह का पदार्थ होता है, नहीं इस तरह का जो नहीं लगाते हैं थोड़ा फॉर्म, मतलब क्या कहते हैं एक तरह से रुई टाइप का जो होता है ना, इस तरह से जो कारपेट टाइप का जो पदार्थ होता है वही होता है आपका कॉर्क। ये इस तरह का कॉर्क का सीट होता है, ये इस तरह का देख रहा, ये होता। अजय शुभ्रांशु जी बताइए, आ गया समझ में। बच्चा सब क्वेश्चन पूछ के भाग जाता है क्या। हाँ? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को कल समझा देंगे हम। चलो ठीक है, जिसको भी समझ में ना आया ये वाला क्वेश्चन हम कल समझा देंगे, फिर से एक बार याद दिला देना, ठीक है। बढ़िया है जन्नत जी, बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल जो है ना 7 नंबर समझ में नहीं आया है, फिर से एक बार देख लेना, अगर समझ में नहीं आया है तो हम आपको समझा देंगे कल की क्लास में। एक बार फिर से देखिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। एकदम पूरा आशीर्वाद है जिसका भी एग्जाम है ना। नई सिविल सर्विसेज के लिए क्लास ये सफिशियंट नहीं होगा, हाँ पीसीएस के लिए सफिशियंट है, जो अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देते हैं, यानी स्टेट पीसीएस वगैरह का, है ना। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के लिए क्लास नहीं है ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।